अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद होगा वहां पे मैंने आपको डोमेन थ्योरी के बारे में बताया था। हमने देखा था कि डोमेन थ्योरी क्या होती है। वहां पे हमने दो चीजें सीखी थी। पहली चीज थी कि क्यों पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो वीक मैग्नेट बनाते हैं जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और उसके पीछे रीजन सिंपल सा था कि वहां पे नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं था। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। दूसरी चीज हमने सीखी थी कि इंजीनियर्स ने साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा मटेरियल ढूंढा था जिनके अंदर नेबरिंग इंटरेक्शन हो, और उस मटेरियल को नाम दिया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से नेट डायपोल मूवमेंट उनका जीरो था, डोमेन्स का कॉन्सेप्ट समझा था, नेबरिंग इंटरेक्शन देखे थे, और डोमेन थ्योरी की क्या क्या दो कंडीशन थी जैसे कांस्टेंट अलाइनमेंट एट रूम टेम्परेचर एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये सारी चीजें हमने पुराने लेक्चर में देखी थी। ठीक है। नाउ इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस लेक्चर के अंदर पूरा हम डेडिकेट करेंगे इसे फेरोमैग्नेटिक मेटल के ऊपर। ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी यही जो मटेरियल जो इंजीनियर्स ने खोज के निकाला था, जहाँ पे रिसर्चर्स ने उसको निकाला था, और उसको हमने टेस्ट करेंगे हम। तो इसका बिहेवियर टेस्ट करने के लिए एक बार मैं इसे विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा। अगली बार इसी मटेरियल का टेस्ट करने के लिए हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड एंड विद एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड यानी कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो वहां पे हम, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केस में ये मेटल हमारे सामने है। और हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी डोमेन्स हैं, हमने ये डोमेन्स मार्क कर रखी हैं। ठीक। तो ये जो डोमेन्स हैं आप देख सकते हो कि एक डोमेन के अंदर तो जितने भी डायपोल्स हैं वो सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंग है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये डोमेन मैं मार्क कर देता हूँ ए, तो इस डोमेन के जितने भी देखो डायपोल्स होंगे इनके बीच में नेबरिंग इंटरेक्शन है, सबके सब सिंक्रोनाइज हैं और सब क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे ही इसमें सारी डोमेन्स में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टोटलिटी की, टोटल आउटपुट यानी कि हमें कितना मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि टोटली नेट डायपोल मूवमेंट कितना मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, तो उसका आंसर है जीरो। ठीक है। उसका आंसर जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि होगा क्या कि ये सब देखो रेंडमली अराएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक। तो डोमेन्स जो है यानी कि अगर हम बात करते हैं डोमेन्स की, तो डोमेन जो है वो रेंडमली अलाइंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अंदर इनके जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाएंगे, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऊपर से देखता हूँ डोमेन्स को, तो डोमेन जो है वो आपके रेंडमली अलाएंगे। और रेंडमली अलाएंगे इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि सारी रैंडम अलाइनमेंट है, तो इनका क्या होगा, नेट फ्लक्स कैंसिल आउट ईच अदर। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये सारे के सारे फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरली की, नेचुरली, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि जो क्वेश्चन जो हेडिंग है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो ऐसे केस में नेट डायपोल मूवमेंट जीरो मिलेगा। नेट फ्लक्स बाहर कितना निकलेगा इस मटेरियल से, जीरो निकलेगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए ये मटेरियल डोमेन्स के होने के बावजूद ये मटेरियल किसी भी तरीके का परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? या नेचुरल मैग्नेट की तरह, एक और परमानेंट मैग्नेट से अच्छा मैं इसके लिए एक शब्द यूज करूंगा, नेचुरल मैग्नेट। तो ठीक है, बात समझ में आ रही? तो पैरामैग्नेटिक सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, भले ही उनके अंदर डोमेन्स होती हैं, भले ही उनके डोमेन्स के अंदर सारे के सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन अगर टोटल बात करो, बाहर निकल के देखो, नेट की बात करो, तो उस मटेरियल से किसी भी तरीके का फ्लक्स बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, नेचुरल अगर बात करें तो नेचुरली नॉन मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब मैं बात करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब हमने क्या करा है, पिछला पुराने केस में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई थी, अब इस केस में मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा। तो वो करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने क्या करा, एक्सटर्नल फील्ड नॉर्थ साउथ लगाई, तो एक इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई यहाँ पे। तो ये जो एरो दिखा रहा है यानी कि ये क्या अप्लाइड फील्ड है, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ इस मटेरियल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अब क्या होगा, धीरे धीरे डोमेन्स जो होंगे वो अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जो भी तुमने फील्ड अप्लाई की। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए इस तरीके का एक एनिमेशन तैयार किया है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि डोमेन्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अब देखो यहाँ पे पूरे सारे के सारे डोमेन्स जो हैं वो अलाइन हो चुके हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो डोमेन्स क्या करेंगे, पूरे के पूरे डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। और अगर ये सब अब सारे डोमेन्स एक अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं ना, अगर मैं अब क्या करूं, अब इन सारे डोमेन्स को मैं इनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एड अप कर देता हूं या टोटल कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का फ्लक्स देखने को मिलेगा इस मटेरियल से। यानी कि जैसे ही मैंने इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा,
तो इसके सारे डोमेन जो थे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाई हो गए, और जैसे ही वो अलाइन हुए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो सब के सब मिलके क्या करा, उन्होंने एक तगड़ा फ्लक्स बना दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ देख सकते हो ये जो मटेरियल होगा इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ आ जाएगा, यानी कि जैसे ही एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो जाएंगे उसके डोमेन्स, और वो एक तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ देख सकते हो बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें देखने को मिलेगा, जो हमने जैसे ही हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अब इसका रीजन खोजने की कोशिश करते हैं। तो रीजन ऑलरेडी आपको पता है, इसका रीजन है डोमेन्स का फॉर्मेशन, डोमेन्स होना। ठीक है, तो अब जरा कंपेयर करते हैं पैरामैग्नेटिक को और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। तो अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है, तो इनके अंदर किसी भी तरीके का नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं था। ठीक है, अब क्योंकि इनके अंदर नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं था, इसीलिए क्या हुआ, एक्चुअल रीजन क्या होता है कि जब नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं होता है तो बहुत ही ज्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी एक एक डायपोल को अलाइन करवाने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझना। यहाँ ये समझ लिया तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में इतना बड़ा डिफरेंस है फील्ड का मैग्नीट्यूड का। तो देखो क्या होता है कि अगर आपने इसके यानी कि पैरामैग्नेटिक, पहले मैं लिख देता हूं, दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज फेरो। क्लियर हो रहा है? अगर पैरामैग्नेटिक की बात करता हूं तो देखो इसके अंदर क्या है, कोई भी मैग्नेट आपस में नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इन सारे डायपोल्स को अलाइन करवाना है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इस डायरेक्शन में अलाइन करवाना है, तो मुझे एक एक डायपोल पे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे इस डायपोल से कहना कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई अलाइन हो जाओ, इस डायपोल को भी पकड़ के कहना पड़ेगा अलाइन हो जाओ, इस डायपोल को भी पकड़ के कहना पड़ेगा अलाइन हो, यानी कि किसी भी तरीके की कोई कम्युनिटी नहीं है, किसी भी तरीके का रीजन नहीं है, किसी भी तरीके का नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में एक एक मैग्नेटिक डायपोल को मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे फोर्स करना पड़ेगा कि वो अलाइन हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अब क्योंकि तुम्हें एक एक डायपोल को अलाइन करवाना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ही ज्यादा लार्ज फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड लगा अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि ये जो डायपोल्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड अलाइन हो जाएं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो ये थी पैरा की प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे कोई भी सब इंडिविजुअल सोच रखते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी हॉल में हो, मैंने पुराने लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, और वहां पे 20 लोग हैं और 20 लोग अलग सोच रखते हैं। तो तुम अगर चाहते हो कि वो तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग चलें, तो तुम्हें एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के समझाना पड़ेगा कि भाई तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात मानो, ऐसे करके। तो ऐसे में आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरा। क्यों पैरा वर्क नहीं करते हैं या वीक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, इवन जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड लगाते हैं तब भी वो वीकली मैग्नेटाइज ही हो पाते हैं। नाउ बात करते हैं फेरो की। फेरो में क्या है, एक कम्युनिटी है। ठीक है, एक कम्युनिटी कह लो या कह लो कि एक मेजॉरिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, जैसे कि इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो देखो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं। वैसे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि एरिया वाइज सारे के सारे जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो मेजॉरिटी में हैं, या कह सकते हो सिंक्रोनाइज हैं, एक सी सोच रखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है नेबरिंग इंटरेक्शन, और नेबरिंग इंटरेक्शन है तो स्मॉल फील्ड से ही हमारा काम चल जाएगा, सारे के सारे डायपोल जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा, तो देखो भाई अगर मान के चलें, हम ये माने कि भाई ये सारे डायपोल जो हैं वो एक दूसरे की बात मानते हैं, तो अगर तुमने किसी एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस डायपोल को पकड़ा और इससे कहा कि भाई इधर की तरफ अलाइन हो जाओ, तो ये अगर अलाइन होगा तो ये सारे के सारे डायपोल जो होंगे वो जस्ट इसको फॉलो करेंगे और इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड अलाइन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो तुमने क्या करना पड़ा, इन सारे डायपोल्स में से केवल एक डायपोल पे मेहनत करनी पड़ी। बचे हुए डायपोल जो थे वो ऑलरेडी, क्योंकि वो नेबरिंग इंटरेक्शन है उनके बीच में, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है, तो वो सारे के सारे तुम्हारी बात को मानेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है। अगेन सेम एग्जांपल मान लेते हैं, अब तुम किसी उसी सेम हॉल में हो और वहां पे 20 लोग हैं, और वो 20 लोग, लेकिन वो 20 लोग जो हैं वो 4-4 के ग्रुप में बैठे हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो अब 4-4 के ग्रुप में अगर बटे हुए हैं, तो अगर तुम एक ग्रुप के पास गए और तुमने किसी एक बंदे को भी अगर कन्विंस कर लिया कि भाई मेरी बात सुनो, तो अगर एक कन्विंस हो गया तो वो चारों के चारों फॉलोअर, मतलब उस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं वो उस बंदे के फॉलोअर हैं, तो वो तुरंत ही आपकी बात मानने लग जाएंगे। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द पावर ऑफ फॉलोअर्स, यानी कि अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, जैसा आप देखते होगे, ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर नेता के या पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के फॉलोअर्स होते हैं, पर्टिकुलर पर्सनालिटी के फॉलोअर होते हैं, और वो एक कोई कमेंट कह देता है कि भाई ये करना है, तो देखा होगा आपने कि सारी की सारी मास कह सकते हैं हम लोग, वो मास पब्लिक जो होती है लार्ज अमाउंट में, वो सब उस चीज को करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पावर होती है
नेबरिंग इंटरेक्शन की या कह सकते हैं फॉलोअर्स की। तो अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल, इसीलिए देखो बड़े-बड़े एक्टर्स जो होते हैं, किसी ऐड को आपने कभी सोचा है क्यों एक्टर्स प्रमोट करते हैं? तो उसके पीछे रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन के जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो अगर वो उनके सामने एक अच्छी छवि बनी हुई है, तो वो क्या करते हैं? वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर अमिताभ बच्चन कह देते हैं आके कि आप ये काम करें देश के लिए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन उस बात को कहे। या मोदी हैं, अगर मोदी फॉर एग्जांपल अगर कह दें आके कि आपको ये काम करना है, स्वच्छता अभियान, अगर मोदी चलवाएँगे तो बहुत लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मैं या आप कोशिश करेंगे, भले ही हम सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फॉलो करवाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम 10 टू 12 पीपल्स ही जो भी आपके फॉलोअर्स होंगे, बस वही आपकी बात मानेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही एक तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी होता है। तो ये क्या होता है कि ये आपको क्या करना पड़ता है, फेरोमैग्नेटिक पे आते हैं वापस। तो जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्योंकि ग्रुप वाइज डिवाइडेड है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल उस ग्रुप के 1 या 2 मैग्नेटिक डायपोल्स को अलाइन करवा लेना है। अगर आपने उन 2 को कन्विंस कर लिया, तो पूरा का पूरा डोमेन जो है वो उसको फॉलो करेगा। इसी तरीके से क्या होता है, सारे डोमेन्स में यही करना पड़ता है। तो देखो अब क्या हुआ, आपका काम कितना कम हो गया। एक डायपोल ये पकड़ो, एक ये पकड़ो, एक इसको पकड़ लो, ऐसे ही ऐसे ही आप एक-एक पकड़ के। तो आपको क्या करना है, अब इन सारे डायपोल्स को, जबकि पैरा में क्या था, एक-एक अलग-अलग डायपोल्स, यानी कि अगर पैरा होता तो ये सारे डायपोल्स को आपको अलाइन करवाना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये फेरो है, तो इसमें क्या होगा, केवल एक डायपोल अगर डोमेन का आपने अलाइन करवा दिया, तो सब के सब उधर ही फॉलो करने लगेंगे। सो इससे क्या होता है, एनर्जी बचती है। आपको पूरी डोमेन को नहीं समझाना है, आपको केवल एक आदमी को समझाना है उस डोमेन के। क्लियर हो गया? सो दिस इज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से क्या होता है, डोमेन्स हेल्पफुल हो जाते हैं और हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड देखने को मिलती है। आई होप समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन। नाउ आगे चलते हैं। तो डोमेन्स के कारण क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो थे वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और क्विकली मैग्नेटाइज होते हैं। देखो, जब सीधी सी बात है, अगर हमारे पास डोमेन्स हैं, तो आपको केवल एक डायपोल को अलाइन करवाना है। तो एक को अलाइन कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो क्विकली मैग्नेटाइज हो जाएगी भाई, क्योंकि एक अलाइन हुआ, सबके सब अलाइन हो गए। तो सोचो 20 लोग अगर एक आदमी से जुड़े हैं और एक अलाइन हुआ, तो 20 के 20 अलाइन हो गए। जबकि पैरा में क्या करना पड़ता था, आपको हर 20 यानी कि 20 अलग-अलग मैग्नेटिक डायपोल्स को समझाना पड़ता था। तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है मैग्नेटाइज करने में, और क्विकली मैग्नेटाइज जबकि नहीं हो पाते हैं। जबकि फेरो क्विकली मैग्नेटाइज होते हैं। स्ट्रांगली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नेबरिंग इंटरेक्शन है, सारे के सारे एक दूसरे से टाई अप हैं, तो एक भी डायपोल होगा तो सबके सब डायपोल अलाइन हो जाएंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा इवन इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड। अगर आप कोई एक छोटी सी फील्ड लगाते हो, तो पैरा जो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स हैं वो क्विकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए इन फेरोमैग्नेटिक मेटल का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं। ध्यान रखना कि फेरोमैग्नेटिक मेटल्स का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करते हैं बनाने में। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, डीसी मशीन में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर में इनका इस्तेमाल किया जाता है, एसी मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी मशीन्स हैं जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट या स्ट्रॉन्ग फ्लक्स की जरूरत होगी, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई होप समझ में आ रहा होगा। ना इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वालिटी हम लोग किससे निकालते हैं, काई से निकालते हैं, ससेप्टेबिलिटी। तो अगर ससेप्टेबिलिटी बता दें, तो ससेप्टेबिलिटी इसकी हाई होती है। कितनी हाई होती है? हाई होती है 10 की पावर 2 और 2 10 की पावर 5 ऑर्डर की। समझ रहे हो? या आपको याद होगा मैंने पैरा और डाया में बताया था, कितना होता था, 10 की पावर -6 डाया में, और 10 की पावर -2 या -3 होता था आपके पैरा में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो कितना वीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ससेप्टेबिलिटी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये बता रहा है कि कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो आपने फील्ड अप्लाई करी है, ठीक है, आपको याद होगा फॉर्मूला, ये कितना होता है, M/H होता है। यानी कि अगर तुमने H फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होता है मैग्नेटाइजेशन की कितने डायपोल्स अलाइन हुए एक पर्टिकुलर फील्ड की। तो अगर मान लेते हैं आपने H फील्ड सर्टेन अप्लाई करी, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो 10 की पावर 3 टाइम्स या 10 की पावर 5 टाइम्स जाके मैग्नेटाइजेशन होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी कि एक यूनिट अगर इंटेंसिटी अप्लाई करोगे, तो 10 की पावर 2 यानी कि कितना हुआ, 100,000 10,000 टाइम्स जो होगा मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा, सिंपल सा एक यूनिट अप्लाई करके। तो अगर हम एक यूनिट अप्लाई करते हैं, तो 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 5 टाइम्स तक हमें मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। सोच सकते हो कि कितनी स्मॉल फील्ड अप्लाई करके मैं कितनी बड़ी मैग्नेटाइजेशन फील्ड जनरेट कर सकता हूँ, कितना बड़ा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यही इसकी सबसे खास बात है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मेटल की बात करें कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फेरोमैग्नेटिक मेटल। क्लियर हो गया यहाँ पे? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इट इज अ पॉजिटिव। काई जो होता है यानी कि ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जो पोलैरिटी है ससेप्टेबिलिटी की, वो इस बात पे डिपेंड करती है किस डायरेक्शन में
अपनाएं किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है मटेरियल अप्लाइड फील्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो डायपोल्स हम देखते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि अगर आपने जिस भी डायरेक्शन में फील्ड लगाई है उसी की डायरेक्शन में, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हुए हैं तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये 3 मेजर एग्जांपल हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर हम नॉर्मली बात करें तो सबसे ज्यादा कैटेगरी जो होती है वो डाया और पैरा की होती है। अगर हम बात करते हैं फेरो की तो फेरो केवल 3-4 चीजों में ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट ने जो खोज की थी उस मटेरियल की, उसका नाम था आयरन कह सकते हो, निकल या कोबाल्ट। उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी थी डोमेन्स की, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डोमेन्स का मिलना। तो डोमेन जो होते हैं वो आयरन, निकल और कोबाल्ट में पाए जाते हैं। आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट लेक्चर बनाया था, ये लेक्चर आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो और ये मटेरियल्स आपको केवल फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इससे आप कोई भी एग्जाम अपना काम कर सकते हो। रही बात प्रॉपर्टीज की तो उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके देखेंगे। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो डोमेन थ्योरी वाला जो लेक्चर है और ये जो फेरोमैग्नेटिक थ्योरी वाला जो लेक्चर है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लोगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। रही बात प्रॉपर्टीज की तो उसे हम आने वाले सीरीज में देखेंगे, बीएच कर्व देखेंगे, काफी कुछ देखना बाकी है। तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कुछ नया सीखा हो तो। अगर आपको ये जो मैंने विजुअलाइजेशन आपके लिए तैयार किया है ये समझ में आया हो तो भी आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू।